नमस्कार, सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल और आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। आपको इसमें क्या खासियत मिलेगी, तो हम जो क्वेश्चन लाए हैं बार बार जो एग्जाम में रिपीट होते हैं वही प्रश्न लेकर आए हैं। और ये आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है तो अच्छे से याद कर लीजिए, लगा लीजिए, सब चीज़ इधर उधर से छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस सेट पेपर पूरे ध्यान से लगाइएगा, ऐसा सोच के लगाइएगा कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, ऐसा सोच के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका ध्यान भटकेगा नहीं और अच्छे से पूरे प्रश्न लगा लेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है आपसे कि चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था। बताइए, चोल राजवंश की बात हो रही है, किसानों की जो बस्तियां होती थी किस रूप में उनको जाना जाता था। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दे गए हैं आपने पढ़ लिए होंगे चारों, और यहां पर राइट आंसर है, याद रखना, चोल राजवंशों में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। ऑप्शन बड़ी पड़ी उर। किसानों की बस्तियों को चोल राजवंश में उर कहा जाता था। अगला प्रश्न, बाइला कुप्पे मठ जिसका दूसरा नाम क्या है? नाम द्रोणिंग मठ। बाइला कुप्पे मठ या नाम द्रोणिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य पढ़ लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बाइला कुप्पे या नाम द्रोणिंग मठ यदि आपको आ जाए तो लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में है ये। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पढ़ो, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, हिंद स्वराज इनमें से किसके द्वारा लिखी गई? नाम बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, गांधी जी, पटेल साहब वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी और नेहरू जी। हिंद स्वराज इनमें से किसकी कृति है? बताइए। तो याद रखना है आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी, मेरे मुंह से मनमोहन सिंह निकल रहा था, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ, लिपुलेख दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्यों के नाम आपने देख लिए होंगे, पढ़ लीजिए। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से लिपुलेख दर्रा। आप बोलोगे तो दर्रे पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, सभी राज्यों में कहाँ कहाँ कौन सा दर्रा है। यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर दर्रे पे वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, बताओ लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी उत्तराखंड राज्य दिया है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। उत्तराखंड जो राज्य है, देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके अपना नाम लिखिए और बताइए राजधानी क्या है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। आपका नाम लिखिएगा और राजधानी का नाम लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? बताइए, अली बंधुओं ने कब और कहां पर खिलाफत समिति का गठन किया गया था? अब देखो 3 ऑप्शन में 1919 है, तो ये तो आइडिया लग गया होगा कि 1919 तो होगा। कहां पर किया गया था? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बॉम्बे में। याद रखना, खिलाफत समिति का गठन हुआ था बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बॉम्बे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है क्या? सॉलसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सॉलसेट द्वीप ये भारत के किस राज्य में है? राज्य पढ़ लो, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सॉलसेट द्वीप, तो सॉलसेट द्वीप जो आपका स्थित है, ये स्थित है आपका, यहां पर आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिए और राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। जिसने भी आंसर दिया है महाराष्ट्र राज्य, यहां पर सॉलसेट द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि मोठ की जो मस्जिद है, मोठ की मस्जिद ये किसके शासनकाल के समय में बनाई गई थी? बताओ, मोठ की मस्जिद, यहां पर आपको जो नाम दिया गया औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। मोठ की मस्जिद, तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी के समय बनी हुई थी। ऑप्शन बड़ी, सिकंदर लोधी के समय मोठ की मस्जिद बनी हुई थी। आप लोग चौथे ऑप्शन तक कई बार नहीं पहुंचते, ऊपर ही अपने जो है मन में टिक लगा लेते हैं। तो एक बार भले आपको आंसर पता भी हो,
लेकिन चारों ऑप्शन देख लिया करो। चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर सोचा करो। याद रखना, बहुत बार कई बार होता है इनमें से सभी सबसे लास्ट में दिया रहता है ना, कि ये सभी ऑप्शन, और आप लगाते नहीं हो, सोचते हो और गलत हो जाता है। चारों ऑप्शन जरूर पढ़ा करो, भले ही आपको आंसर पता हो बिल्कुल 100%, तो भी पढ़ना है। ये एग्जाम का जो है तरीका है जिससे आपके कुछ क्वेश्चन गलत होने से बच जाते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत की बात हो रही है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी। ता साइलेंट होता है, तसांगपो लिखा है ना, लेकिन वहां पर ता साइलेंट होता है, आधा ता जो है वो साइलेंट होता है। सांगपो नदी कहते हैं इसको, पढ़ते कैसे हैं? सांगपो नदी। ऑप्शन नंबर ए, सांगपो नदी के नाम से। जैसे सुनामी होती है, सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, लेकिन टी जो है वो साइलेंट रहता है, सुनामी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही सांगपो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सांगपो। किस मंदिर के पास चारूपल्लम मतलब विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? बताओ, चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन ये किस मंदिर के पास है? मंदिरों के नाम आप पढ़ लो, तिरुपति, राजराजेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी या कोणार्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चारूपल्लम, ये बिल्कुल दिमाग में उठा लो, चारूपल्लम या विलेज ऑफ इक्विलाइन। और आपको नाम याद रखना है राजराजेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है राइट आंसर है राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध सागर झरना कहां पर स्थित है? बताओ, दूध सागर झरना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। दूध सागर झरना, तो याद रखना है ये एक मूवी में भी आया था शायद, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया गया ये झरना, बहुत सुंदर, आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सुंदर झरना है। और ये आपका स्थित है गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, इसके नाम से ही जब ये बहता है तो ऐसा लगता है दूध बह रहा हो। गोवा राज्य में है दूध सागर झरना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान से टच हैं? भारतीय राज्यों की संख्या बताना है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए 2, 3, 4, 5। भूटान से टच हैं भारतीय राज्य, उनकी संख्या है आपकी 4। ऑप्शन नंबर सी, 4 टच हैं, ठीक है। चारों के नाम यदि आपको याद हो तो कमेंट करके बताना है कि 4 राज्य जो कि भूटान से लगते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। चारों के राज्य नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो मैं 2 बता देना हूं, एक तरफ और दूसरी तरफ से। एक तरफ से अरुणाचल प्रदेश टच है, दूसरी तरफ से सिक्किम टच है। नीचे से जो 2 राज्य टच हैं भारत के वो बता दो, चलो ठीक है। भूटान से नीचे से जो 2 राज्य टच हो रहे हैं बता दो। आजू बाजू से मैंने बता दिए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नीचे से 2 राज्य टच हैं, कौन कौन से, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। बहुत फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस वंश के राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के राजाओं ने। ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश के राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से? चंदेल वंश के शासकों ने। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में है बताना है आपको, बताइए। दाचीगाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उद्यान याद होनी चाहिए आपको, याद रखिएगा। दाचीगाम है आपका जम्मू कश्मीर में। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया होगा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के लिए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों को समाप्त कर दिया था? बताइए। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था, कौन सी घटना हुई थी इनमें से? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए चारों पढ़ लो, पढ़ ली होंगे आपने। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। चौरी चौरा घटना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात बताइए क्या है? केरल का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो केरल का जो लिंगानुपात है वो है आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 1084 ये केरल का लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इनमें से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहां पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बताइए। तो राइट आंसर है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? बताइए बोमडिला दर्रा कहां पर है? ऑप्शन पढ़ो, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल या असम। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है बोमडिला दर्रा जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है। आप में से जिसको भी अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी पता है हमें कमेंट करके बताइए। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? बताइए। राजा रवि वर्मा जी ये भारत के महानतम चित्रकारों में से एक हैं और ये किस राज्य से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या केरल। राइट आंसर क्या है? राजा रवि वर्मा जी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा जी केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत या मंडल के ऊपर बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर स्थित है? बताओ। वायुमंडल में सबसे लास्ट में है बाह्यमंडल, वो किसके ऊपर है? मतलब वायुमंडल के जस्ट नीचे कौन सी परत कहलाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बाह्यमंडल के जस्ट नीचे कौन सी परत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर, जिसको तापमंडल कहते हैं। बाह्यमंडल के जस्ट नीचे थर्मोस्टेल या तापमंडल है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोस्फीयर या तापमंडल है बाह्यमंडल के जस्ट नीचे। ठीक है, एक्सोस्फीयर के नीचे थर्मोस्फीयर है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया आपसे महात्मा गांधी जी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? नमक कानून को कहां पर तोड़ा था? कहां जाकर पहुंचकर तोड़ा था? शहर आपको याद होगा, उसी के नाम से इस यात्रा का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, नमक कानून तोड़ा था डांडी में जाकर, इसलिए इसका नाम है डांडी मार्च। डांडी मार्च भी कहा जाता है नमक कानून को तोड़ने को, डांडी मार्च यात्रा। तो याद रखना है डांडी गए थे, कहां से गए थे और ये आप कमेंट करके बताओ। महात्मा गांधी जी डांडी पहुंचे थे, कहां से चले थे डांडी तक? यदि आपको पता है कमेंट करके बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC भी कहते हो, जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंधित किया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन पढ़ लो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इनमें से क्या होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको याद रखना है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उससे ओजोन के क्रमिक ह्रास होता है। ओजोन का क्रमिक ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का क्रमिक ह्रास होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे क्या, अर्थशास्त्र पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, आपको बताना है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा लिखी गई है। चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, अबुल फजल, विक्रम सेठ, भास्कर और कौटिल्य। राइट आंसर आप सभी का है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी कमेंट बॉक्स में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है कौटिल्य। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित है। अंटार्कटिका का पहला जो है केंद्र जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित है, इनमें से कौन सा है अंटार्कटिका। तो याद रखना है अंटार्कटिका में आपका बना हुआ है कौन सा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका का पहला अनुसंधान केंद्र जो भारत सरकार ने निर्मित करवाया था, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक या स्थान युग्म सही है। कौन सा स्मारक किस स्थान पर है, कोई एक सही है बाकी सभी गलत हैं। तो ताजमहल भी गलत दिया है, मेरठ में नहीं है। अलाई दरवाजा भी तंजावुर में नहीं है। लाल किला जयपुर में नहीं है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद में है। ताजमहल, अलाई दरवाजा और लाल किला ये तीनों को गलत दिया गया है। अब आप कमेंट करके बताओगे ताजमहल किस शहर में है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है वह किस शहर में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ताजमहल किस शहर में है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चार धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन चार पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। यह सभी चार धर्मस्थल किस भारतीय राज्य में, बताइए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये चारों कहां पर स्थित हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राज्यों के नाम पढ़ लो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो ये चारों जो हैं ये आपके हैं उत्तराखंड राज्य में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों स्थल उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। याद रखना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, बताइए। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन देखो 90, 70, 97 या 80। 1890, 1870, 1897, 1880 और राइट आंसर है आपका 1897। याद रखिएगा सारागढ़ी का युद्ध 1897 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। सारागढ़ी का युद्ध 1897 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। इग्लू क्या होता है, बर्फ से बने हुए घर होते हैं। इग्लू बर्फ से बने हुए घर होते हैं इग्लू। आजकल तो हर जगह बनने लगे हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो रहते थे वो आपके अभी भी हैं और वो आपको मनाली में मिल जाएंगे। यदि आप मनाली जाते हैं तो आप इग्लू का अनुभव ले सकते हैं। बर्फ से बने हुए घर होते हैं इग्लू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मनाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इग्लू के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मनाली। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, बताओ। भारत, चीन, जापान इनमें से कौन से महाद्वीप में है। यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका या एशिया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हमारा देश भी है तो आपको पता होना चाहिए हमारा देश किस महाद्वीप में आता है। सभी को पता होगा, सभी का आंसर सही भी किया होगा। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया है तो कमेंट कर लीजिए एशिया। भारत, चीन, जापान तीनों एशिया महाद्वीप के हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एशिया महाद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया कि अकबरनामा और आईने अकबरी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन पढ़ लो। अकबर ने स्वयं लिखी है कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल या जियाउद्दीन बरनी। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पता होगा बिल्कुल राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि लघु ज्वार भाटा जिसको नीप टाइड कहा जाता है कब आता है, बताइए। लघु ज्वार भाटा
कब आएगा? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर हों या जब सूर्य चंद्रमा की गुरुत्व खिंचाव को कम करता है। तो याद रखना, जब सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी के समकोण पर स्थित हों, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होंगे, तब जो है लघु ज्वार भाटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होंगे तब लघु ज्वार भाटा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए। 1739 की बात हो रही है, करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच में लड़ा गया था? करनाल का युद्ध। तो 1739 वाला करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। याद रखना है, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था करनाल का युद्ध। एग्जाम में कई बार करनाल का युद्ध पूछा है, इसलिए याद रखना है, स्टार लगा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल भी कहा जाता है? बताइए। विश्व का कॉफी का बाउल, कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लो। मैक्सिको, भारत, सर्बिया या ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है? तो विश्व का कॉफी का बाउल ब्राजील को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ब्राजील। याद रखिएगा, ब्राजील को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ब्राजील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? बताइए। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन पढ़ लो। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा का किला। तो आगरा का किला यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी। आगरा में भी एक किला है, लाल किला है, दिल्ली में तो है ही, आगरा में भी है, और आगरा वाला जो बनवाया था लाल किला वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर, जब भी आप कभी ताजमहल घूमने जाओगे तो आपको किला भी घुमाया जाएगा, लाल किला है एक आगरा में भी, अकबर के द्वारा निर्मित था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइए कौन सा है? कृष्णा नदी इनमें से कहां से निकलती है? मुल्ताई, अमरकंटक, बैतूल या महाबलेश्वर। कृष्णा नदी इनमें से कहां से निकलती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर महाबलेश्वर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुल्ताई, अमरकंटक, बैतूल और महाबलेश्वर में से महाबलेश्वर। अगला प्रश्न देखो, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? बताओ। दांडी यात्रा, दांडी मार्च कब हुई थी? यहां पर ऑप्शन पढ़ो, कौन था उस समय वायसराय? चेम्सफोर्ड, मैटकॉक, बैटिंग या इरविन। दांडी यात्रा जब हुई थी उस समय जो है कौन वायसराय के पद पर था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जब थे उस समय दांडी यात्रा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से टच नहीं है, म्यांमार से नहीं लगती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बताइए। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से टच नहीं है। तो यहां पर आपको बिल्कुल, यदि आपको मैप याद है भारत का तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत आसान है। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, सिक्किम जो है वो म्यांमार से टच नहीं है। सिक्किम तो बहुत इस तरफ है, मतलब भूटान के पास। ठीक है, भूटान से पहले सिक्किम है, और म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम से टच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। मैप पूरा याद होना चाहिए आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर किस भारतीय राज्य में है? कौन से राज्य में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? बताओ। ऑप्शन पढ़ लो, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? साउथ के राज्य दिए गए हैं, साउथ में है, ये तो क्लियर है। और राइट आंसर है आपका मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, मीनाक्षी मंदिर जो आपका स्थित है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है स्वर्ण क्रांति जिसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन इनमें से किससे संबंधित है? बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, अंडे, फल, तिलहन या मछली। तो याद रखना है गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर
फल से संबंधित है, फल और शहद, मधुमक्खी पालन, दो चीज़ों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति ये फल और मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शहद किस कलर का होता है, तो वही गोल्डन कलर का होता है, सोने के कलर का, या आप पीला भी बोल सकते हो, कलर का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन ये आपका फल से संबंधित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी बताइए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बताइए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन बड़ी पढ़िए, 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, 323 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। लद्दाख में सियाचिन क्षेत्र के पास इनमें से कौन सा पर्वत स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा पर्वत वहां पर स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना है, K12 पर्वत, K12 या K12 पर्वत आपका लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। K12 या K12 पर्वत याद रखना है, लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था, बताओ। करो या मरो ये नारा दिया था, इनमें से किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। बिल्कुल लास्ट वाला आंदोलन है। लास्ट मतलब ऑप्शन में लास्ट है कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा। मतलब उनके जो आंदोलन, जितने आंदोलन हुए थे उसमें से आखिरी आंदोलन लगभग था वो, जो कि बहुत बड़ा और फेमस था। तो करो या मरो का नारा यहाँ पे भी सही आंसर है, आप लोगों ने सही सोच लिया, दोनों चीज़ों में लास्ट था। भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन में भी आपको लास्ट दिया गया, और महात्मा गांधी जी जो फेमस आंदोलन है उसमें से भी अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने, इसलिए करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। वहीं से जो है आप केरल और तमिलनाडु जो है जुड़े हुए लगभग, ये आप सोच सकते हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पालघाट दर्रा। ये उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी पालघाट दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बताइए। ऑप्शन के अनुसार आजाद हिंद फौज की स्थापना, इनमें से ही 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से बताना है, अलग से नाम मत लाना। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, मतलब रानी का सीढ़ीदार कुआं, रानी की वाव मतलब रानी का सीढ़ीदार कुआं, ये किस नदी के किनारे स्थित है। नदियां पढ़ लो, महानदी, यमुना, सरस्वती या हुगली। रानी की वाव कहां पर स्थित है, किस नदी के पास ये स्थित है, किनारे स्थित है। तो याद रखना है आपको, रानी की वाव जो आपका स्थित है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है, नहीं है, माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैली, मंदिरों के निर्माण की अलग अलग शैली होती है, आपको पता होना चाहिए, उसमें से कौन सी इसमें से शैली मंदिर निर्माण की शैली नहीं है। तो याद रखना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गा शैली, ब्रह्मा शैली और विष्णु शैली होती है, शिव शैली नहीं होती। मंदिर निर्माण की शिव शैली नहीं होती, दुर्गा, ब्रह्मा और विष्णु शैली होती है। शिव शैली मंदिर निर्माण में स्थापत्य कला शैली नहीं है, याद रखना। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? बताइए, पांचवी सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन पढ़ो, गोदावरी, अरवरी, नर्मदा और स्वर्णरेखा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवी सबसे बड़ी नदी और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और ओवरऑल पांचवी सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान में कौन सा क्षेत्र था जहां पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि वर्तमान में वो क्षेत्र जो है वो कौन सा है, कहां पर है प्लासी? पश्चिम बंगाल, लद्दाख, पंजाब या राजस्थान? तो याद रखना है प्लासी जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में प्लासी स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? बताइए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा बांधवगढ़ के लिए? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका, यहाँ ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, और राइट आंसर ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मध्य प्रदेश। याद रखना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये गलत नहीं करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बताइए, कौन से धर्म के भिक्षु हैं जिनके लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? हिंदू धर्म, बौद्ध, यहूदी या ईसाई? राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? बताइए, मोनाजाइट के भंडार भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आप बोलो, दो ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान और दूसरा केरल। राजस्थान और केरल में से कोई एक आंसर सही है। आपको बताना कि मोनाजाइट भंडार कहां पर मौजूद हैं, राजस्थान में या केरल में? कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, जीके जीएस के। इसकी पीडीएफ बना दी और पीडीएफ मिलती है व्हाट्सएप पर, सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर संपर्क कर लेना। और ये पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये की है। यूट्यूब पर आपको कहीं भी ये 10,000 क्वेश्चन बहुत शानदार नहीं मिलेंगे जो हमने बनाए हैं। जरूर इस पीडीएफ को लीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।